हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर की स्टेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो या फिर टेम्परेचर को घटा रहे हो, किसी भी मैटर पे अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करो चाहे उस मैटर से टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, तो उस कंडीशन में उस मैटर का जो स्टेट्स होगा वो क्या होता है, चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहने का मतलब ये कि किसी भी मैटर पे जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो टेम्परेचर अप्लाई करने से उस मैटर का जो स्टेट होता है, स्टेट क्या हो सकता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। ठीक है, स्टेट्स में क्या होता है, चेंजेस आता है। टेम्परेचर को चाहे आप बढ़ाइए चाहे टेम्परेचर को घटाइए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे या टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे जो मैटर की स्टेट्स होते हैं वो चेंजेस होते हैं, उनमें चेंजेस होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको समझना है तो अगर हम देखें तो जब भी किसी मैटर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे आप देखो वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर मिलता है वाटर को तो आप देखते हो वाटर क्या करने लगता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो हम वाटर पे टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर के जो मालिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, उन सारे मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। देखो बच्चों, इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इट मीन्स दैट, आप इसमें नोट्स में लिख सकते हो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उस मैटर के जो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि कोई भी एक चीज़ अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वाली चीज़ भी जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हम टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। देखो बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी मैटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस उतनी ज़्यादा होगी। क्या होगी, रैंडमनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। रैंडमनेस का मतलब आप कह सकते हो मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी भी मैटर में प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो मॉलिक्यूल उतना तेज़ी से रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे, उनमें मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है, किसी भी मैटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं बहुत तेज़ी से और उनमें स्पेस बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, स्पेस इंक्रीज करने लगता है। जैसे हम जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इस चीज़ को आप याद रखो बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी मैटर, ध्यान से मेरी बात को समझो, किसी भी मैटर में प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं
उन मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें बच्चों, जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, कोई भी मैटर है, मान लो उस मैटर के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ रहा है, हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ रहा है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। देखो बच्चों, कुछ बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमने जैसा कि बताया कि कोई भी एक चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं। ठीक है, 1/, या 1/, में करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1/, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। और अगर कोई एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अपोजिट रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी जनरली डिपेंड किस पे करती है, ठीक है, टेम्परेचर पे। किसी भी मैटर में जब टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, उस मैटर में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जब टेम्परेचर गेन करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें रैंडमनेस या मूवमेंट बढ़ने लगता है। ठीक है। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो जैसा कि एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो बच्चों, जब आइस को टेम्परेचर मिलता है, जब आइस को टेम्परेचर मिलता है, इन्वायरमेंट से टेम्परेचर मिलता है, जब या तो फिर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो आप देखते हो आइस धीरे धीरे मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस से वाटर में जो चेंजेस हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे हो रहा है। टेम्परेचर को इंक्रीज जब किया जाता है तब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। और आइस वाटर में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो। आइस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आइस क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। तो इसी वजह से आइस के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही आइस को टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मिलते ही इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इन मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ने लगती है, मूवमेंट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ने लगता है। स्पेस क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। और जब स्पेस इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल के अंदर तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करेगा? लिक्विड की तरफ मूव करेगा। तो इसी वजह से ये सॉलिड जो होता है, सॉलिड आइस जो होता है वो लिक्विड की तरफ मूव करने लगता है और इसी वजह से फाइनली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर एक तरीके से क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस या मूवमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ने लगता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। देखो बच्चों, अगर हम वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम वाटर को जब बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जब वाटर को टेम्परेचर मिलता है तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप भाप बोलते हो। ठीक है, वेपर। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े से तो डिस्टेंस में रहेंगे ही, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, वाटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को जैसे ही टेम्परेचर मिलता है इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इन मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस या मूवमेंट और भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अब ये जब मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? गैस में। ठीक है, वाटर क्या है आपका? लिक्विड है। अब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। गैसियस नेचर। वेपर क्या है? एक गैसियस फॉर्म है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सेम उसी तरीके से वाटर पे टेम्परेचर अप्लाई करने से ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको टेम्परेचर मिलते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वाटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, डिस्टेंस इनमें बढ़ने लगता है। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा इट मीन्स दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। तो एक सिंपली अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी सॉलिड मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड मटेरियल किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैस में। ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब किसी भी मैटर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो यही प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं बच्चों चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पे भी जो मैटर की स्टेट होते हैं उनमें चेंजेस होता है। जैसे एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू वाटर। देखो बच्चों, जब वेपर जो है वो एक तरीके से गैसियस नेचर का होता है। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, बहुत ध्यान से समझो, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो वेपर होता है, इन वेपर में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, जब टेम्परेचर घटाया जाता है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगती है। और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है तो मॉलिक्यूल्स और नज़दीक आने लगते हैं, मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं? और नज़दीक आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स और नज़दीक आएंगे, जिनकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाएगा। इसी वजह से ये वेपर जो होता है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर एक तरीके से क्या है? लिक्विड है। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से गैस किस में कन्वर्ट होने लगता है? लिक्विड में। एक दूसरा एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। तो देखो बच्चों, सेम वही चीज़ है। वाटर में जब हम टेम्परेचर कम करते हैं
तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? जैसे फ्रिज में जब वाटर रखा जाता है तो वाटर में प्रेजेंट जो मालिक्यूल्स होते हैं उन मालिक्यूल्स के टेम्परेचर को जब कम करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मालिक्यूल्स और नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, जिनमें इंटरमालिकुलर स्पेस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड मैटर है, और आइस क्या है? सॉलिड मैटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वेपर जो होता है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब हम लिक्विड के टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करेंगे तो वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, और जब फिर से हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। ठीक है बच्चों, तो ये था फैक्टर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब ये हमने आपको एक फैक्टर बताया है अभी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे दूसरा फैक्टर, दैट इज़ प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आपका स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स को क्या करता है? चेंज करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।